हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव सीरीज, जिस पे हम आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ द नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको टाटा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट जो है उसने 12,100 करोड़ में उसको परचेज किया है। तो पहले हम ओवरव्यू लेंगे नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो थी वो किस तरीके से बनी हुई कंपनी थी, उसके बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे। तो नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है वो 12 मार्च 1982 को जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कालिंग नगर उड़ीसा में उसका सिचुएशन था, लोकेशन था, जो मेटल और केमिकल इंडस्ट्रीज के अंडर में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल पेडअप कैपिटल जो है वो 12,200 करोड़ का है और पेडअप कैपिटल जो है वो 740 करोड़ का उसका पेडअप कैपिटल है। तो ये जो है वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पर डिस इन्वेस्टमेंट उस कंपनी का होता है कि जिसके अंदर में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो। तो नीलाचल इस्पात लिमिटेड जो है वो 4 मेजर पब्लिक सेक्टर यूनिट से बनी हुई कंपनी है, जिसमें एमएमटीसी जो है उसका 49% का स्टेक है और मेजर स्टेक होल्डर और प्रमोटर होल्डिंग कंपनी जो है वो आप पेरेंट कंपनी आप कह सकते हो। तो एमएमटीसी जो है उसकी पेरेंट कंपनी है। उसके बाद में उसमें एनएमडीसी जो है वो दूसरी, इसमें पीएससी आ रही है और उसके अलावा 2 और पीएससी है, बेल और दूसरी कंपनी। ठीक है, तो इन चार पीएससी कंपनियों को मिलके ये एक कंपनी बनी थी जिसका नाम रखा था नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। इस पे उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसका ज़्यादातर स्टेक था, जो कि इंडस्ट्रियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन उड़ीसा लिमिटेड के नाम से 15% का स्टॉक था और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन जो है उसका 12% के करीबन स्टेक इसमें था। उसके अलावा इस कंपनी ने जो है वो 6.5% के करीबन जो है वो 11 कंपनी के पास में स्टॉक जो है वो मॉर्गेज के तौर पे रखे हुए थे, जो 12 फाइनेंशियल कंपनीज है, जिसमें LIC है, कैनरा बैंक है, BOB है, यूनियन बैंक है, SBI है। इन सारी कंपनीज का थोड़ा बहुत स्टेक जो है वो उस पर मिला हुआ है। तो नीलाचल इस्पात लिमिटेड जो है ना वो एक्चुअल में वो कंपनी जो है वो 1982 से जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो उस पर 1 मिलियन टन का जो है वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी उसकी थी और वो जो है वो 2003-4 में हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द आयरन ओर का ऑलरेडी कर चुकी थी और हाईएस्ट जो है वो एक्सपेंशन उसका एक्सपोर्ट जो है उसका हो रहा था। जबकि 2012-13 से कंपनी की हालत जो है वो थोड़ी खस्ता होनी शुरू हुई और उसके बाद में कंपनी ने डेट राइज करना शुरू किया। 2012-13 से लेके वो जो है वो 2020 तक जो है वो कंपनी चली। 2020 से वापस से कंपनी जो है वो शटडाउन, मतलब टोटली शटडाउन फेज पे थी। जब वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको बताया था कि प्रमोटर्स जो थी, जैसे कि एमएमटीसी, एनएमडीसी और दूसरी 2-3 कंपनियां थी, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने बोला था कि वर्किंग कैपिटल के लिए आप कैपिटल इन्फ्यूज करके उसको कैसे भी करके जब तक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता तब तक आप इसको कंटिन्यूएशन पे रखें। तो उस टाइम पे जो है वो बाकी की पेरेंट कंपनी जो है उसने एडिशनल लिवरेजेस उस पर ऐड की थी, पर वो जो थी वो एज ए प्रोमोटिंग होल्डिंग नहीं थी, वो एज ए बोरोइंग के तौर पर थी। जब ये 2012-13 से लेकर 2020 तक जो चला नहीं आगे, तब तक 4,000 के करीबन जो है वो बाकी की प्रमोटर्स कंपनियां जो है उन्होंने 4,000 करोड़ के करीबन इस पे लायबिलिटी मतलब कैपिटल इन्फ्यूज किया हुआ था। तो टोटल कैपिटल इन्फ्यूज जो था वो उसको मिला के और करंट बैंक की लायबिलिटी, वो दोनों मिला के जो है वो 6,600 करोड़ से ज़्यादा का इसका लॉसेस आ रहा था। करंटली ये मार्च 2021 तक का डेटा है। अब देखते हैं कि नीलाचल इस्पात लिमिटेड जो है उसका उसमें प्रोडक्शन में फैसिलिटी क्या थी। ये सबसे पहली चीज़ कि ये इंटीग्रेटेड प्लांट था उड़ीसा में स्टील का, और ये सबसे बड़ा प्लांट जो था वहाँ पे रॉ मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, कोक ओवन अवेलेबल है, सीजनल प्लांट अवेलेबल है, ब्लास्ट फर्नेस, 2 प्रकार की फर्नेसेस होती है जो स्टील जो है उसको रॉ मटेरियल से उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। स्टील रोलिंग अवेलेबल है और पावर प्लांट भी खुद का था, जो पावर उसको मिल रही थी, उसका जो पावर जनरेट हो रही थी, उसके बाद का जो एक्सेस पावर जो था वो उड़ीसा को वो कंपनी जो है उसको सरप्लस जो पावर था उसको सेल भी कर रही थी।
नीलाचल में प्रोडक्ट कौन कौन सी है, नीलाचल इस्पात जो है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाती थी, तो जो है वो बलेट्स बनाती थी, पिग आयन बनाती थी, लाइम कॉक्स है, तार कॉल है, एमोनियम फॉस्फेट है, और लिक्विड गैस इन द सेंस के ऑक्सीजन जो है उसका खुद का ऑक्सीजन प्लांट भी था, और पावर जनरेशन भी साथ साथ में वो कर रही थी। दूसरी चीज़ कि नीलाचल इस्पात जो है वो 2500 एकड़ का लैंड माइनिंग, 2500 एकड़ का जो उसको और लैंड मिली हुई थी, जो कि कंपनी के पास में अभी लीज पे ओडिशा गवर्नमेंट ने उसको दी हुई है। तो नीलाचल में जो कौन कौन से बीडर थे, जिन जिन लोगों ने इस पे बीड किया, तो नीलाचल का जब जनवरी में जब डिसइन्वेस्टमेंट को अप्रूवल मिली, तो उस टाइम पे जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो था उसने भी बीड किया था, नालवा स्टील एंड पावर कंपनी लिमिटेड जो थी उसने भी इस पे बीडिंग किया था, JSW स्टील लिमिटेड है उसका भी बीडिंग था, और सबसे हाईएस्ट बीड जो था वो था टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का, जो है वो सबसे हाईएस्ट बीड उस पे रहा था। जो टाटा स्टील जो है उसने ये ऑलरेडी इसको उसने एक्वायर कर लिया। तो टाटा स्टील जो 12,000 करोड़ रुपए 12,100 करोड़ रुपए जो इस कंपनी को देने जा रही है, तो उसमें से क्या होगा, तो जो 12,000 करोड़ जो कंपनी देने जा रही है टाटा स्टील जो 12,000 करोड़ रुपए देने जा रही है, उसमें से सबसे पहले चीज़ होगी कि एम्प्लॉयज़ का ड्यू बकाया है। नीलाचल इस्पात लिमिटेड के पास में 6 से 7,000 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो एम्प्लॉयज़ का जो है वो ड्यू बकाया है। उसके अलावा ऑपरेशनल जो थे, ऑपरेशनल मतलब ये MMDC और NMDC जिन लोगों ने नया कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था उसका जो बकाया था वो, उसके बाद में जो उसने प्रेफरेंस और अदर शेयर्स जो इशू किए थे, तो वो सिक्योर फाइनेंस वाले जो थे उन लोगों का बकाया था, और उसके बाद में जो भी अमाउंट बचेगी वो बैंक को जाएगी, और बैंक के अलावा जो भी जाएगा जो भी है उसको वो सेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देने में आएगा। तो यहाँ पे MMTC के लिए एक अच्छा प्रपोजल हो सकता है, NMDC के लिए भी एक अच्छा प्रपोजल इस पे हो सकता है। तो ये दोनों कंपनी के बारे में भी आप थोड़ा बहुत उसके साथ में कोरिलेट करके देख सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं तो टाटा स्टील जो है ये टोटल उसका लायबिलिटी जो है वो 6,600 करोड़ का, जबकि उसके पास में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का उसका फिक्स एसेट पड़ा हुआ है, लैंड्स है, उसका मशीनरीज है, प्लांट्स है, ये सारी चीज़ जो है वो 3,000 करोड़ के आसपास की उसके पास में अवेलेबल है। तो अब देखते हैं कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि टाटा स्टील जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्टील पाइप बनाती है, फिर वो स्टील के डोर्स बनाती है, स्टील की स्निंग बनाती है, ये सारी की सारी जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में आती है। जबकि जैसा कि मैंने बताया कि नीलाचल में जो है वो 1,000 मैट्रिक टन का उसका 1 मिलियन मैट्रिक टन का उसका ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रहा था, जाके हालांकि रिसेंटली टाटा ने एक सबसे बड़ा प्लांट उसका स्टील के लिए एक सबसे बड़ा प्लांट जो है वो सिमिलर फेज पे उसने ये कलिंगानगर में ही उसने प्लांट किया हुआ है, जो नीलाचल इस्पात लिमिटेड से करीबन 7-7.5 किलोमीटर की दूरी पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर ये इस डील को एक्वायर करने के बाद में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट को जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी 1 मिलियन टन का एक प्लांट चल रहा था, और उसके बाद में इसने दूसरा एक प्लांट उसने एक्वायर किया है। जबकि टाटा स्टील जो है उसका कहना है कि हमारा 2030 तक का ऐसा प्लानिंग है कि हम 4.5 मिलियन टन पर एनम का जो है वो प्रोडक्शन लाइन इकट्ठा कर ले। तो स्ट्रेटेजिकली देखें तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का इस पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि ये एक तो उसके नज़दीकी 7 किलोमीटर में एक ही जगह पे, मतलब समझ लो 7.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में ये प्लांट बना हुआ है, तो सबसे बड़ी वाली उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो एक ही जगह पे उसका हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे स्टील मेकिंग कैपेसिटी जो है वो 2500 एकड़ की लैंड पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। यहाँ ये जो नीलाचल इस्पात लिमिटेड जो है ना उसकी 2500 एकड़ की लैंड पे ऑलरेडी उसने लीज लेके रखी हुई है, जो इसको सबसे बड़ा बेनिफिट करवा सकता है। और उसके साथ में देखो तो टाटा की प्रोडक्ट जो है वो भी सिमिलर लाइन के आसपास में ही आती है। तो टाटा स्टील जो है वो 93.71% स्टेक जो है वो उस पे से लेगा, किसे तो NIL से वो परचेस कर रहा है, उसके अगेंस्ट में वो 12,100 करोड़ रुपए उसको
पे कर रहा है। और जबकि जब ये आएगा तो उसमें से उसको 6,600 करोड़ का डेट जो है वो क्लियर करेगा, बाकी का उस कंपनी को देके, उसके साथ में उसको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो कंपनी की ऑन करी हुई उसको मिल रही है। तो स्ट्रेटेजिकली देखें तो टाटा स्टील का एक ही वेंचर जो यहाँ पे चल रहा था उसी को उसने ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ उसने फॉरवर्ड करने की ट्राई की है। तो टाटा स्टील का जो कैपेसिटी एक ही कंपनी परचेस करने से डबल हो जाएगा, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का एक ही कंपनी परचेस करने से उसका लॉन्ग हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसको एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट जो है वो नहीं लगेगी ज़्यादातर, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट इन द टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि जो टाइम लगना चाहिए वो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये रेडी टू स्टार्टअप है। रेडी टू स्टार्ट जो है वो इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा ये टाटा का एक ग्रुप चलेगा और उसको ये रिस्टार्ट करेंगे और ये फैसिलिटी को वापस है। और सबसे बड़ी चीज़ कि टाटा पावर जो है उसको इसमें से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये NIL जो है वो 30 मेगा टन का जो मेगा वाट का पावर जनरेशन ऑलरेडी कर रही थी। टाटा का भी सिमिलरली चल ही रहा है, इसका स्टील एक्सपेंशन के साथ में स्टील कंपनी उसका जो नया प्लांट जो है टाटा स्टील का, वहाँ पे भी उसका करीबन 65 मेगावाट का उसका भी एक प्लांट चल रहा है। तो ये सारे की सारी उसको बेनिफिट रहेगी। और सिमिलर ग्रिड ऑफ लाइन में जो है उसका प्रोडक्ट लाइन है, जैसे कि बेलेट है, स्टील रोड्स है, फिर पिग आयन है, लैमकॉक है, ये सारी की सारी चीज़ जो है वो टाटा की प्रोडक्ट को सिमिलरली मैच कर रही है। और टाटा का कहना ऐसा है कि विदिन अ 5 ईयर्स स्पान जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट जो है वो करीबन 20 से 30% का बढ़ने के चांसेस है। तो जिसको ये कॉप अप करने के लिए स्ट्रैटेजिकली टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मैं समझाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।